नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बीएचयू बीएड एंट्रेंस तथा अदर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाने वाले करंट एजुकेशनल सिनेरियो से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण अफेयर्स जो इस समय हुए हैं, महत्वपूर्ण जो कुछ अपडेट्स हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, उनको इस वीडियो में कलेक्ट किया गया है। और यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा अगर आप किसी भी ऐसे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट एजुकेशनल सिनेरियो से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं रूपरेखा कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग NIRF 2020 के बारे में, NPE 2019 जो कि पास हुआ था 2020 में, वो उसका प्रस्ताव NPE 2019 में लाया गया था। इसके अलावा ARIIA 2020 के बारे में आप जानेंगे है क्या। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, ये करंट से संबंधित नहीं है लेकिन उसी सेक्शन में पूछा जाता है। निष्ठा प्रोग्राम, इसके अलावा EPG पाठशाला, स्वयं प्रभा क्या है, ये चैनल है, और समग्र शिक्षा अभियान। इन सभी टॉपिक्स पर इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा और उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले NIRF के बारे में जान लेते हैं। 2015 से इसकी शुरुआत की गई है और अगर यूनिवर्सिटी लेवल में देखें तो यूनिवर्सिटी लेवल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु, वो फर्स्ट पे है और थर्ड पर है BHU जो कि इतने रेटिंग के साथ है। यद्यपि रेटिंग पूछने की संभावना बहुत कम है लेकिन फिर भी आप लोग इसे याद रखेंगे। 63.15 स्कोर के साथ जो है थर्ड रैंक पर है और सेकंड रैंक पर JNU है। टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकल जो कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें IIT मद्रास है सबसे ऊपर। फार्मेसी में जामिया हमदर्द है। कॉलेज में अगर देखें कैटेगरीज यहाँ पर होती हैं बहुत सारी, तो यहाँ पर कॉलेज में देखें तो मिरांडा हाउस दिल्ली है। मेडिकल में एम्स दिल्ली है। लॉ में देखें तो नेशनल स्कूल ऑफ लॉ बेंगलुरु है। 10th पर जो है BHU का भी स्कूल ऑफ लॉ है। और मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद है। ओवरऑल अगर देखें तो IIT मद्रास टॉप पर है और BHU का 10th रैंक है, जो कि ओवरऑल कैटेगरी में अगर देखें तो इसका स्कोर जो है 62.03 है। तो इस प्रकार से NIRF है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यही हो सकते हैं कि NIRF की रैंकिंग के अनुसार BHU का क्या स्कोर है या BHU का क्या रैंक है, या टेक्नोलॉजी में देखें अगर तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में देखें तो टॉप पर कौन है। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि तो उसमें आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं NEP। ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है जो कि 2020 के नाम से है अब, क्योंकि 2019 में इसका प्रस्ताव लाया गया था, 2020 में से पास कर दिया गया है। इसे मुख्य रूप से जो हाईलाइट्स होंगे उन पर हम विचार करेंगे। देखिए, आर्टिकल या अमेंडमेंट जो हुआ है 103rd है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ये यहाँ पर डाल दिया गया है। रिजर्वेशन से संबंधित है। EWS कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन संबंधित है। और 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ये प्रश्न पूछा भी गया था दोस्तों एग्जाम में, और इसे आप ध्यान से समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103rd है और बिल की बात अगर करें तो 124th है। ठीक, और मुख्य रूप से अब हाइलाइट्स की बात करें कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में क्या क्या हाइलाइट्स हैं, तो देखिए न्यू पैटर्न ऑफ करिकुलम जो लाया गया है वो 5 ईयर का, सबसे पहले 5+3+3+4 का है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि न्यू पैटर्न क्या होगा। तो 5 ईयर का जो होगा ये अभी आप याद रख सकते हैं कि शुरुआती जो 5 ईयर का होगा वो 3 to 8 ईयर का होगा। फिर बाद का जो 3 ईयर का होगा वो 8 to 11 ईयर का एज का जब होगा बच्चा तब वो होगा। इस प्रकार से आप इसमें एज भी याद रखें। अन्य हाइलाइट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट की जो बात की जाती है तो 6% ऑफ GDP रखने की बात की गई है एजुकेशन के लिए। 100% जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2030 तक स्कूल में रखने का टारगेट रखा गया है। मतलब स्कूल्स में ग्रॉस जो एनरोलमेंट रेशियो है वो 100% हो जाएगा। इसके अलावा 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाएगा यूनिवर्सिटी में 2030 तक। इस प्रकार से ये कुछ टारगेट्स रखे गए हैं। और लिटरेरी एंड
न्यूमरेसी स्किल जो है वो 2025 तक अक्वायर कर ली जाएगी, ऐसा इसमें लक्ष्य रखा गया है। और मेजर प्रपोज्ड इंस्टीट्यूशंस जो हैं कि कुछ देखिए इस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो है संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है, जैसे कि यूजीसी है उसके जगह पर जो है एक बदल करके उसको दूसरा नाम दिया जाने का प्रस्ताव है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा। तो देखिए मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण NHERC है, इसको पूछा भी जा चुका है। तो ये है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग काउंसिल, इसकी स्थापना की जाने की बात की गई है यूजीसी की जगह पर। इसके अलावा GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल की बात की गई है, और HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ये ग्रांट देने का काम करेगा यूजीसी की तरह। और NETF जो है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इसकी बात की गई है। और परख जो है ये आप समझिए कि इवेल्युएशन के लिए, मूल्यांकन के लिए एक सर्वोच्च संस्था होगी जो एक अपना एक अलग सिस्टम तैयार करेगी कि मूल्यांकन कैसे हो। यही मुख्य रूप से नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में आपसे सवाल किए जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर पूरे कलेक्ट किए गए हैं। इस फैक्टों को आप लोग याद कर लें। अब बढ़ते हैं हम लोग निष्ठा की तरफ। तो निष्ठा प्रोग्राम क्या है, इसको सबसे पहले जो है लॉन्च किया गया है 21 अगस्त 2019 को। इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, ये पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा इसमें क्या क्या बातें होंगी वो समझते हैं। इंक्लूसिव ऑफ समग्र शिक्षा अभियान, मतलब समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये प्रोग्राम है। और ये नेशनल रिसोर्स ग्रुप में की इसमें स्थापना की बात की गई है कि रिसोर्स पर्सन्स होंगे। ये जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक सेंट्रल लेवल पर कुछ रिसोर्स पर्सन होंगे, फिर स्टेट लेवल पर होंगे। जो सेंट्रल लेवल पर होंगे, नेशनल लेवल पर होंगे, वो स्टेट वालों को गाइड करेंगे, उनके लिए रिसोर्स पर्सन होंगे। रिसोर्स पर्सन का मतलब कि उनको तरीका बताएंगे कैसे सिखाना। इसके अलावा फिर जब स्टेट के बाद फिर हम आ जाएंगे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद फिर ब्लॉक लेवल पर, और ब्लॉक लेवल के बाद फिर स्कूल लेवल पर भी इस प्रकार से रिसोर्स ग्रुप की स्थापना करने की बात की गई है निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए जो NRG मैंने कहा, अब जो ये तो NRG जो होगा ये नेशनल रिसोर्स ग्रुप होगा, SRG जो होगा स्टेट रिसोर्स ग्रुप होगा, जो कि यहाँ पर हायरार्की होगी। हायरार्की का क्रम जो होगा ऊपर से नीचे की तरफ होगा। सबसे पहले NRG, फिर SRG, फिर नॉलेज रिसोर्स पर्सन, उसके बाद ब्लॉक रिसोर्स सिस्टम कोऑर्डिनेटर। इस प्रकार से जो है स्थापना की बात की गई है। तो ये हुआ पूरा कार्यक्रम निष्ठा के बारे में। इससे ज़्यादा जो है आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। अब बढ़ते हैं EPG पाठशाला की तरफ। EPG पाठशाला क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है ऑल PG कोर्सेज के लिए एक गेटवे है। इसका मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे PG कोर्सेज हैं जिनका पूरा एक कॉम्पैक्ट और सॉलिड कंटेंट जो है, मतलब एक निश्चित और जो सटीक जो सामग्री है वो यहाँ पर उपलब्ध होगी। मुख्य विषय जैसे होंगे जो कला के होंगे, सोशल साइंस के होंगे, अन्य सभी जो जिसमें भी आप PG करना चाह रहे हैं उससे संबंधित जो है यहाँ पर कंटेंट आपको मिल जाएगा। यही है PG पाठशाला। ये इसे NMEICT जो है के हेल्प से इसे तैयार किया गया, MHRD ने इसे तैयार करवाया है। इसमें 70 सब्जेक्ट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि EPG पाठशाला के अंतर्गत कुल कितने कोर्सेज को कवर किया गया है, कितने सब्जेक्ट को। ठीक, अब बात करें कि इसमें जो है UGC MOOCs भी शामिल है, और ई-पाठ्य जो है, इस ई-पाठ्य पूछ सकता है कि ई-पाठ्य क्या चीज़ है। तो इसमें आप जान सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ड्रिवन कोर्स है, मतलब सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसमें पढ़ाया जाएगा। ये PG के लिए है। अभी मैंने यहाँ पर बात की थी NMEICT के बारे में, तो NMEICT के बारे में आप लोग जान लें कि NMEICT का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ये भी पूछा जा सकता है। ये करंट एजुकेशनल सीनरियो से संबंधित सवाल हैं जो आपसे पूछे ही जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्वयं की तरफ बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत आपको स्वयं प्रभा के बारे में भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं उन फैक्ट्स को आप जो है या तो स्क्रीनशॉट ऑफ ले सकते हैं इसका, और आप उसे नोट कर लें, याद कर लें। स्वयं के बारे में बात करते हैं। स्वयं का जो प्रोग्राम है ये 9 जुलाई 2017 को प्रारंभ किया गया है। और इसमें जो क्या करते हैं, इसमें इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये पूछा भी जा चुका है ये सवाल, और ये भी सवाल पूछा जा चुका है। तो ये जो है ये करंट से संबंधित अपडेट्स हैं, इनको आप तैयार कर लें। हाँ, जिनको ज़्यादा जानना है तो आप लोग जो है गूगल भी कर सकते हैं। ठीक,
स्वयंप्रभा जो चैनल की बात मैंने कही थी वो उसमें 32 चैनल्स हैं और ये DTH के थ्रू इसमें पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से स्वयं के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई। अब बढ़ते हैं ARIIA के तरफ। ARIIA के इससे संबंधित सवाल पूछा भी जा चुका है एक बार। इसका फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ठीक, इसकी शुरुआत 30 अगस्त 2018 से शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, और इसका फुल फॉर्म ये है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो रैंकिंग है इसके अनुसार कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो है टॉप पर रहा है उसके बारे में जानकारी हम लोग अब ले लेते हैं। तो IIT मद्रास जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के कैटेगरी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सेंट्रली फंडेड टेक्निक इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप पर है। ऐसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई जो है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में टॉप पर है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे जो है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस कैटेगरी में टॉप पर है, जो कि इंजीनियरिंग के लिए है, ये आप समझ सकते हैं। और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में जो है वो प्राइवेट या सेल्फ फंडेड यूनिवर्सिटी में टॉप पर है। इसी प्रकार से SR इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज में जो है, कॉलेजेस में ध्यान दीजिएगा, वो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है। और इसी प्रकार से अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन तमिलनाडु, ये जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टॉप पर है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो है आपके अटल रैंकिंग के अंतर्गत जो कैटेगरी है उनको आप याद कर लें कि इस कैटेगरी में ये टॉप पर रहा है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, मतलब संवैधानिक जो प्रावधान किए गए हैं शिक्षा से संबंधित, उसमें कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उस पर हम कुछ पॉइंट डाल देते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, उसके अंतर्गत जो है बालकों को शिक्षा देने की बात की गई है। जिम्मेदारी बनती है सरकार की वो कि बालकों को शिक्षा प्रदान करे। तो ये आर्टिकल, बालकों का मतलब सिर्फ बालक ही नहीं, मतलब कि बच्चों को, तो आर्टिकल 45 और 39F के अंतर्गत जो है इसमें बात की गई है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया 1976 में, जिसमें पहले जो जिसे स्टेट का मैटर रखा गया था, अब इसे कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब ये है कि राज्य सूची से इसे समवर्ती सूची में बदल दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 3 सूचियां हैं संविधान में, तो राज्य सूची से अब इसे समवर्ती सूची में कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट से। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है क्या किया गया कि अब जिम्मेदारी हो गई है केंद्र और राज्य दोनों सरकार की कि वो शिक्षा से संबंधित नियम कानून बना सकते हैं और उससे संबंधित काम कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके अलावा जो है RTE है राइट टू एजुकेशन। अब यहाँ पर देखिए RTE जो है आर्टिकल 21A के तहत 86th अमेंडमेंट 2002 में किया गया था, उसके अनुसार जो है RTE को लागू किया गया है और इसके संबंधित आर्टिकल जो है 21A है। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अब जो है 10% रिजर्वेशन संबंधित बात करें तो EWS के लिए 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और 124th जो है वो बिल है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आप इसे अच्छी तरह से याद करके जाइएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा जो एक हमारा कंटेंट था यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। फीडबैक दीजिए, कमी जो हो वो बताइए, कोई सुझाव हो वो भी दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए।